मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने हूँ। सामान्य अध्ययन की क्लास में है हम लोग। मेन जो फोकस हम लोगों का है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, लेकिन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आने वाला है, तो सभी मित्र ध्यान से पढ़ें। कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, नोट्स भी बनाते चलिए। जैसा कि आपको पता है कि इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपसे प्रतिदिन बात करते हैं और रेगुलर बात कर रहे हैं, माने बीच में कोई गैपिंग नहीं हो रही है। समय भले बीच में 1-2 दिन का गैप हो रहा है, लेकिन जहां हम आपको छोड़ रहे हैं वहीं से लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान पे आज आपसे बात करेंगे। चूंकि ये टॉपिक बड़ा है और ये जो हिस्सा आप पढ़ते हैं ये सिविल सर्विसेज में बहुत दूर तक आपकी मदद करेगा। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी हेल्प करेगा, मुख्य परीक्षा में भी मदद करेगा और इवन इंटरव्यू में भी कुछ न कुछ आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सावधानी से एक बात, हायर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, उच्च प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बड़ी हड़बड़ी में नहीं रहा जाता। बड़े इत्मीनान से बात करिए और बहुत इत्मीनान से पढ़िए। ये मैराथन दौड़ है, जरा भी अगर तेज हो गए अपनी शक्ति से तो खेल बिगड़ जाएगा। तो बहुत इत्मीनान से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल घबराइए नहीं, पढ़ाई जरूर आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ, बस एक निवेदन मेरा है कि थोड़ा आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिर्फ इतना है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, जिन मित्रों का छूटा है पिछला वीडियो वगैरह, वो अगर चाहते हैं देखना तो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, नाम है यही। तो फेसबुक का भी चैनल का पेज का यही नाम है, यूट्यूब का भी, और इंस्टाग्राम पे भी आर्या करियर पॉइंट के ही नाम से सब कुछ है। तो एक ही नाम से तीनों अकाउंट है बेटा, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब भी है। तो यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे, हाँ यूट्यूब पे अगर जाइएगा तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन। तो आते हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं। हाँ, एक सूचना के साथ कि वे सभी मित्र जिन्हें 2023 में पीसीएस वगैरह की परीक्षा देना है, मन में सपने हैं, कुछ अच्छा करने का अगर आपके पास विचार है, तो निवेदन यह है बेटा कि अभी वक्त है हमारे पास। पूरी ताकत से लग जाइए, पूरी शक्ति से लग जाइए, कर सकते हैं हम, लेकिन अब विलंब न करें। अगर 2023 में आपको कुछ सकारात्मक करने का इरादा है तो अब देर बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द शुरुआत करें। कोई विलंब नहीं है बेटा, मेहनत करिए। जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो भी समय आपके पास उपलब्ध है आप लगाइए और आप रिजल्ट को उम्मीद कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रयास करना है। हम विषय पे आते हैं बेटा। नोट्स अगर बनाना चाहेंगे मित्र बना लेंगे, हार्ड कॉपी में तो उपलब्ध है, लेकिन अब चूंकि हमारे मित्र बहुत दूर दूर से हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लिटरली संभव नहीं कि हार्ड कॉपी हम उनको कैसे प्रोवाइड कराएं नोट्स का। तो अगर कभी संभव होगा तो हम कोशिश करेंगे। पीडीएफ की तैयारी हो रही, थोड़ा वक्त लगेगा, तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। और अगर कोई दिक्कत है तो नोट्स बनाइए बेटा, एक एक लाइन हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस ये है कि वीडियो रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल हम लोग पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, जिससे हम आज शासित हो रहे हैं, जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। तो ये जो संविधान हम लोगों का बना, राज्य व्यवस्था जो हम लोगों की बनी, क्या इस पे ब्रिटिश विरासत का कुछ प्रभाव है? ब्रिटेन के जो शासन रहा भारत पे, क्या उसका कुछ प्रभाव है? तो जाहिर सी बात है, इसका अध्ययन करने के लिए हमको थोड़ा पीछे तो जाना ही पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा, वहां जाके चीजों को देखनी पड़ेगी। लेकिन पीछे हम जाएंगे सिर्फ संवैधानिक इतिहास की जड़ों को तलाशने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा संविधान है, पहले वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा संविधान है वो किसी विकास का प्रतिफल बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान विकसित होते हुए नहीं आया। हमारा संविधान एक निर्मित संविधान है जिसको हम लोगों ने बनाया है, लेकिन जो हम लोगों ने बनाया होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही होगा, चाहे प्रत्यक्ष असर हुआ हो चाहे अप्रत्यक्ष असर हुआ हो। तो जो असर हुए हैं बेटा, उस पर थोड़ी सी हम लोगों की बात करनी है। मैंने आपको बताया था कि असर तो बहुत हुआ, हम सबकी चर्चा करेंगे।
अभी हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि भारत के संविधान पे क्या अंग्रेजों के शासन का कुछ प्रभाव पड़ा। तो उसी संदर्भ में हम लोगों की बातचीत हो रही है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमसे पढ़ें या खुद से पढ़ें या जैसे भी करें, संविधान को पढ़ने के पहले इस सेगमेंट पे गंभीर दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। हमारे मित्रों को लगता है कि हम प्रस्तावना पढ़ लें, अनुच्छेद पढ़ लें, तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही होगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों पे ध्यान रखिए। भारत पे जो आंतरिक प्रभाव पड़ा, यानी देश के अंदर से जो हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों के शासन का प्रभाव। थोड़ा देख लीजिए, फिर आते हैं विषय पर। अंग्रेजों के शासन का जो प्रभाव है वो हमारे संविधान पर दिखता है। तो हमने आपसे कहा था कि इस प्रभाव को हम दो भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं कंपनी के शासन का प्रभाव, और एक क्राउन के शासन का प्रभाव। क्राउन एक सिंबॉलिक शब्द है, ध्यान रखिएगा। आज भी हम क्राउन का शासन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन पे संसद का शासन है। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं क्राउन को। तो अभी ढेर सारे मित्र नहीं जुड़ पाए हैं। जो भी मित्र जुड़े हों वो थोड़ा शेयर जरूर कर लें, ताकि अधिक से अधिक मित्र जुड़ पाए। बस इतना सा निवेदन है आपसे। 12 मैंने बोला था कि भारत पे जब कंपनी का शासन हो रहा था, तो उस समय हमारे यहाँ शासन का क्या तरीका था, थोड़ा उस पर देख लीजिए। एक तो कंपनी थी, थोड़ा देखिए बेटा। और कंपनी शासन किस पे कर रही थी? भारत पर। यह मामला था। लेकिन कंपनी कहां की थी? कंपनी थी ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो भारत पे शासन कर रही थी। और आपको पता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी सन 1688 में। तो अगर ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोकतांत्रिक परिवेश या लोकतांत्रिक चीजों का प्रभाव तो देश में रहा ही होगा। जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा जो लोकतंत्र में होता है, वह तो पॉलिटिकल ड्रामा वहां होता रहा होगा। तो उस संदर्भ में थोड़ा सा आपको देखने की आवश्यकता है। तो भारत पे शासन एक कंपनी का था। अब ऐसी नजीर कहीं और देखने को नहीं मिलती कि किसी देश पे शासन कोई कंपनी जाके करने लगे, और उस देश की कंपनी शासन करने लगे जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल या जनसंख्या के हिसाब से कहीं नहीं टिकती। अरे भाई, ब्रिटेन जितना बड़ा आज की डेट में है उतना ही बड़ा रहा होगा ना बेटा। तो ब्रिटेन तो कैठो ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में समा जाए खाली। अगर आप जनसंख्या की बात करें तो आज ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है, 7 करोड़ के आसपास। उस जमाने में भी जनसंख्या कम रही होगी, लेकिन वहां की एक कंपनी अपने से न जाने कितने बड़े देश पर उसने शासन कर लिया। तो ये तो उनकी पैतरेबाजी, उनकी बुद्धि और उनकी समझ को आप कह सकते हैं, चालाकी कह सकते हैं, धूर्तता कह सकते हैं। देखो, हम भारतीय बेटा तब भी बड़े सीधे साधे थे, आज भी सीधे साधे हैं। एक्चुअल में हम लोगों की बड़ी भारी परेशानी रही है तब भी और अब भी, कि हम लोगों की मूछें बहुत बड़ी होती है ना। तो सर कट जाएगा, सर नहीं झुकेगा तो सर ही कटा। और अंग्रेज इतने चालाक थे ना बेटा कि जहां जरूरत पड़ी वहां पैरों पे गिर गए, और जहां जरूरत पड़ी हमारी गर्दन पे तलवार रख दी। इसीलिए वो सफल हो गए। लेकिन हम लोगों की परेशानी है कि गर्दन कटेगी, सर झुकेगा नहीं तो गर्दन कटी। समय के हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट किया नहीं, वक्त जैसा था उसके हिसाब से हमने मैनेज किया ही नहीं, और शान थी हमारी, उस शान पे हम मरे मिटे। बहरहाल, अंग्रेज इसमें महारत हासिल किए हुए थे बेटा। अरे मुट्ठी भर लोग, इतनी बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या को उन लोगों ने गवर्न कर लिया, तो चालाक तो कहेंगे ही आप, और क्या कह सकते हैं। बहरहाल, अब जरा देखिए, भारत पे शासन एक निजी कंपनी कर रही थी। भारत प्रॉपर्टी एक निजी कंपनी की थी। वो जैसे भारत को चाहते वैसे शासन करते। लेकिन बस एक परेशानी थी कि ये कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी, तो ब्रिटेन के नियम कानून से इस कंपनी को गवर्न होना था। आज भी देखें, कोई भी निजी कंपनी है, ठीक है, वो टाटा कंपनी हो, रिलायंस कंपनी हो, अडानी की हो, कोई भी हो, लेकिन वो कंपनी भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो इसलिए यह कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी तो थी,
तो ब्रिटेन इस कंपनी के लिए समय समय पे परिस्थितिजन्य कारणों से अधिनियम बनाते थे। जैसी परिस्थितियां ब्रिटेन में पैदा होती थी, राजनीतिक चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक, उसका प्रभाव कंपनी के ऊपर जो नियम कानून बनाए जाते थे उस पर पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि एक कालखंड जो मैंने आपको बार बार बताया था कि 1765 से लेके 1857 तक भारत पे कंपनी का शासन था और 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन था। तो ये जो कालखंड था, इस पे भारत पे शासन किसका था? एक कंपनी का शासन था। हाँ, ध्यान रखना बेटा, मैं थोड़ा अवधारणात्मक पहलू की ओर बात करूंगा। तथ्यात्मक चीजें तो हर जगह लिखी हुई हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, मैं कुछ तथ्य भी आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पहलू पे ध्यान केंद्रित करिए। बहरहाल, तो ब्रिटेन की संसद इस मध्य, ध्यान रखना, 1765 से 1857 के बीच कंपनी के लिए कुछ नियम अधिनियम बनाती थी ताकि कंपनी उस नियम अधिनियम से अपना कार्य करे। हाँ, जब वो कार्य करती थी तो उसका प्रभाव भारत पर तो जरूर पड़ता था। इसी को आपको थोड़ा समझना है। इधर क्या मामला था वो बात की बात करेंगे। इधर मामला सिर्फ इतना था कि इस बिचौलिए को निकाल दिया गया, कनेक्शन हमारा सीधे हो गया, यानी बीच में अब कोई बिचौलिया या कंपनी नहीं थी। भारत सीधे सीधे ब्रिटेन से शासित होती थी इस कालखंड में। तो उसकी चर्चा तो अभी शुरू ही नहीं हुई, जब होगी तो हम विस्तार से बात करेंगे। 12, अब जरा सा ये देखना है बेटा कि ब्रिटेन में चूंकि लोकतंत्र था, मैंने बार बार आपसे कहा, इस कालखंड की बात अभी हो रही है बेटा, अभी हम लोग इधर हैं, उधर अभी गए नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एकदम कमर कसिए, कर दिखाएंगे बेटा, बिल्कुल कर दिखाएंगे। और जो मित्र आजमगढ़ के हैं, आसपास के हैं, वो आए और संस्थान में अगर ऑफलाइन पढ़ने का मन है तो सीधे हमारे सामने पढ़ें, ऑनलाइन अगर पढ़ने की इरादा है तो ऑनलाइन आइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, जुड़िए बेटा और कमर कसिए, कर दिखाएंगे हम लोग। और कहीं कोई इंफीरियरिटी और कहीं कोई इस तरह की चीज अपने मन में मत लाइए, कोई बृहस्पति ग्रह से नहीं आता, सारे बच्चे आप ही के जैसे होते हैं। बस थोड़ा सा यह है कि आप डरे होते हैं और कोई डरता नहीं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत से काम करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सन 1813 चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ। उसी के अगले क्रम में चूंकि 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का अधिकार देता था। यूं कह लें कि ब्रिटेन की संसद उनका लाइसेंस रिन्यूअल करती थी, ठेठ भाषा में समझने के लिए। तो सन 1813 के चार्टर अधिनियम उनको 20 साल की अनुमति दी गई, जो सन 1833 में पूरी हो रही थी। अब 1833 में दो ही बात थी, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाया जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर आगे 20 साल की अनुमति दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चार्टर अधिनियम आया सन 1800, आज इसी विषय पे बात होनी है बेटा, 1833, तो इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम बनाया 1833 में और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर अगले 20 साल की अनुमति दे दिया। इस बीच में मैंने बार बार कहा कि इस कालखंड में जितने भी अधिनियम आए, दिमाग में बैठाइए, समझने की कोशिश करिए, इस कालखंड में जितने भी अधिनियम आए उसमें भारतीयों की कोई बड़ी भारी भूमिका नहीं रही। ब्रिटेन के अंदर जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक माहौल बन रहा था, क्योंकि वहां लोकतंत्र था, लोकतंत्र में जो कुछ होता है उसकी हलचल संसद में तो सुनाई देती ही है, और संसद को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना ही होता है। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में हो रहा था, तो उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में चूंकि लोकतंत्र था बेटा, तो वहां पे लोकतंत्र में आपको पता ही है कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। ब्रिटेन में ऐसे ढेर सारे हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ठीक काम नहीं कर रही है, वो भारत में हमारे नियम अधिनियमों की आड़ में भारत में इनका काम अच्छा नहीं हो रहा और ये अपनी शासन और सत्ता और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक धड़े का स्पष्ट मानना था कि देखिए, व्यापार करना और शासन करना ये दोनों एक साथ तो नहीं होना चाहिए, जो उचित नहीं है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये कर रही थी। ये चर्चा तो सन 1813 से ही शुरू हो गई थी कि भाई शासन और व्यापार एक साथ कैसे कर सकते हैं आप।
जब आप व्यापार करोगे तो आप अपने शासन की शक्तियों का दुरुपयोग कर लोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक कार्य अलग करें, शासन का काम अलग करें। तो ये दोनों काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 तक आते आते हुआ क्या कि इनके शासन के भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा विस्तार हो गया। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य भारत, सिंध, ग्वालियर, इंदौर, मैंने ग्वालियर, इंदौर आदि बहुत बड़े क्षेत्रों पे इन लोगों का कब्जा हो गया। तो ब्रिटेन में वो धड़ा जो इस बात पे गंभीरता से विचार करता था और हमेशा अपनी बात उठाता था कि शासन और व्यापार एक साथ नहीं होना चाहिए, वो और मुखर हो गया कि भाई इतने बड़े क्षेत्र पे शासन भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं, तो घालमेल हो रहा है शासन व्यापार का। किसी वरिष्ठ अधिकारी का शोरूम खुल जाए शहर में, तो कौन उस शोरूम में सामान नहीं खरीदेगा? किसकी हैसियत है? खरीदना पड़ेगा ना, नहीं खरीदोगे तो फिर जाओगे कहां? तो ये तो उचित ही नहीं है कि शासन और व्यापार एक साथ हो, लेकिन यही हो रहा था। तो वो धड़ा काफी मुखर हो गया, काफी तेज हो गया। और दूसरा ये कि औद्योगिक क्रांति का अब वहां के जनमानस पर भी असर हो रहा था, उनकी सोच में, उनके विचारों में, अभिव्यक्ति में अंतर आ रहा था। रही सही कसर हुई कि ब्रिटेन में एक उदारवादी दल का बड़ा तेजी से उदय हुआ, जिसको हम लोग विंग पार्टी कहते हैं, विंग दल कहते हैं। तो विंग दल का उदय हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बड़े अच्छे विचार नहीं रखते थे। उनको समझ में आता था कि ये ब्रिटेन की संसद की आड़ में भारत में सिर्फ लूटपाट मचाए हुए। तो ये तमाम जो घटनाएं ब्रिटेन के अंदर हो रही थी, उसमें भारत से कोई लेना देना नहीं था, उसका असर तो इस अधिनियम में होना था। इस अधिनियम में ढेर सारे तथ्य हैं बेटा, सब कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन एक चीज मत भूलना, ये वो पहला अधिनियम है जिसपे ब्रिटेन की संसद ने ये दावा कर दिया कि भारत मेरा है। अब तक आप देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ ये कहा कि भाई हम जैसे कह रहे हैं वैसे आप काम करिए। पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा सा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। लेकिन 1833 का अधिनियम वो पहला अधिनियम बना जिस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की संसद ने पहली बार यह डिक्लेयर कर दिया कि भारत तो अब हमारा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया नहीं गया, लेकिन भारत पे दावा कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से दो टूक पूछ लिया गया कि फैसला तो कर लीजिए कि शासन करेंगे कि व्यापार करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुन लिया, चुनाव कर लिया। ईस्ट इंडिया ने कहा, कंपनी ने कहा कि हम शासन करेंगे। तो सन 1833 के चार्टर अधिनियम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत पर ब्रिटेन की संसद ने दावा ठोक दिया कि भारत अब हमारा है। आप भारत पर अगर शासन करना चाहो तो करो, लेकिन सिर्फ एक न्यास के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में, और हमारी ओर से शासन करेंगे आप। ये शासन आपका नहीं है, हम आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप भारत पे शासन करिए। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो चुकी थी जिसपे ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि अब तो भारत हमारा होगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा, आगे के जो प्रावधान है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक शासकीय निकाय बना दिया कि अब आप भारत पे सिर्फ शासन करेंगे। व्यापारिक एकाधिकार जो खत्म किया गया था 1813 में, अब उनके व्यापारिक कार्यों को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया। इवन चाय और चीन के साथ जो अफीम का व्यापार था उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में विचार करना है आपको। दूसरी बात कि एक चर्चा बहुत पहले से हो रही थी कि भारत में कुछ गड़बड़ी थी बेटा, वो ये कि जो बंगाल का गवर्नर होता था वही गवर्नर जनरल कहलाता था। वो तो वही हाल है कि भारत के हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे और किसी फलाने प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी काम देखेगा। तो जाहिर सी बात है वो पार्शियलिटी तो करेगा, भेदभाव करेगा। ये समस्या बनी हुई थी, उस समस्या का समाधान भी कर दिया गया 1833 के अधिनियम में। कहा गया कि अब गवर्नर जनरल होगा, लेकिन वो बंगाल का नहीं, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नाम बदल दिया गया, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, अभी कहते ही आ रहे हैं, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। उसका नाम बहुत बड़ा था, यूनाइटेड इंग्लैंड मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। 1833 के अधिनियम में उसका नाम बदल के कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी।
ये ध्यान रखिएगा। एक गड़बड़ी और विचार करना है आपको, वो ये विचार करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो शेयर धारकों की कंपनी थी। शेयर धारक किसी कंपनी में पैसा काहे लगाते हैं? शेयर धारक किसी कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं कि कंपनी अपना उद्देश्य बताती है, हमें क्या काम करना है, निवेशकों को कार्य पसंद आता है, तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। अब समस्या ये हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी, तो ठगे गए निवेशक। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी बनाए और ये कहे कि मैं कार बनाऊंगा, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आप उसके पार्टनर बन जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, सारा पैसा जुटाने के बाद कंपनी कहे कि अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? लेकिन कंपनी ने तो नहीं कहा, ये ब्रिटेन की संसद ने कहा कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप शासन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जवाबदेह तो ब्रिटेन की संसद हुई ना कि काहे आपने व्यापारिक कार्य को रोका। तो ब्रिटेन की संसद ने एक प्रावधान बनाया। देखो, निवेशक से इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। यदि निवेशक को फायदा हो रहा हो तो निवेशक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रिटेन की संसद ने एक प्रावधान बनाया। इसी अधिनियम 1833 के अधिनियम में वो प्रावधान यह बनाया कि अगले 40 सालों तक, नेक्स्ट 40 ईयर तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को प्रति वर्ष 10.5% का लाभांश दिया जाएगा। तो शेयर धारक भी खुश हो गए, उनसे क्या लेना देना कि अब शासन करो कि चोरी करो कि डकैती करो कि व्यापार करो, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा प्रॉफिट सुनिश्चित हो गया। तो वो भी शांत हो गए। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो पूरा सिस्टम बनाया था उसमें आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई थी। 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की वृद्धि कर दी गई, जिसे विधि सदस्य कहा गया। बार बार पूछा गया है, तथ्यात्मक सूचना है, लेकिन दिमाग में रखिए, उसे क्या कहा गया बेटा? विधि सदस्य कहा गया। यानी अब गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की वृद्धि की गई और उस सदस्य के रूप में जो नियुक्ति हुई पहली, वो लॉर्ड मैकाले की हुई। हाँ, एक बात और दिमाग में रखना है कि वह मतदान नहीं कर सकता, यानी उसको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ वो सलाहकारी था, सलाह दे सकता था। अगली जो मजेदार बात है जो 1833 के अधिनियम में आपको समझना है कि 1833 के अधिनियम में पहली बार यह कहा गया कि ब्रिटेन के लोग, यानी ब्रिटेन की जो प्रजा है, वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और भारत में बस भी सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं। तो विधिक रूप से उनको ये अधिकार दे दिया गया। बाकी तथ्यात्मक चीजें बहुत हैं, अवधारणात्मक चीजों पे मैंने बात करने की कोशिश किया, थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। बस एक बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि सन 1833 का वो पहला अधिनियम था जिसमें ब्रिटेन की संसद ने कहीं ना कहीं ये दावा कर दिया कि भारत मेरा है, आप भारत पे शासन करोगे, लेकिन वो शासन आपका नहीं है, हमारी ओर से एक ट्रस्ट, एक न्यास के रूप में आप शासन करोगे। तो उनको न्यासी बना दिया। अब हमने किसी को डिप्यूट किया है कि मेरी ओर से आप शासन करोगे, तो हम तो जब चाहे तब उसको हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद ने वो दाव चल दिया और वो दावा कर दिया कि भारत मेरा है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रावधान थे बेटा, जिसपे हमने आपसे बातचीत किया। एक चौथा प्रांत भी बना दिया, आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत भी बना दिया। तो तथ्यात्मक चीजें कई हैं जिसपे आपको नजर रखना है। लेकिन 1833 का अधिनियम किस परिवेश में आया, उस परिवेश को जानने के लिए ब्रिटेन में चलना पड़ेगा, वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात का जायजा लेना पड़ेगा, तब आप इस अधिनियम को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों तक भारत पे अबाध शासन करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन एक न्यास के रूप। क्लियर है बेटा? आज मैंने प्रयास किया कि 1833 के अधिनियम पे आपसे थोड़ी बात हो। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, विनम्र निवेदन है। अगर वीडियो छूट रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, इसके पहले के सारे ऑनलाइन क्लास के वीडियो उपलब्ध हैं। हाँ, जब वहां जाइएगा तो एक कष्ट कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जब मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सूचना पहुंच जाएगी।
जो आजमगढ़ के हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ आके लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल आए। डीएवी डिग्री कॉलेज के ठीक सामने आप आइए, हम आपके साथ काम करेंगे। पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस फील्ड में हैं, न जाने कितने बच्चे पीसीएस बने। आपकी बारी आपकी है। 2023 में अगर आपका पीसीएस या सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है तो शुरुआत करें, पूरी ताकत से कर सकते हैं आप, है क्षमता आप में, बस हिम्मत जुटाइए, शुरू करें। थैंक यू सो मच।